स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई और आपको कोई टेंशन ना हो या आपके टेंशन को ही कम करने के लिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, यह वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होता है, यह वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा जीरो ही होता है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम, जो आपकी प्रॉब्लम है इन चीज़ों से रिलेटेड, इन सब को ख़त्म कर देते हैं। तो टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। और ये लिखा हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जितना वो मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है, जहाँ से इंक्रीज होना बंद कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग कंडीशन के बाद में फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आज जो बात करते हैं सबसे पहले वो होगा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए पहले, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। हमने सपोज यहाँ पे एक ये ब्लॉक दिखा आपको और इस ब्लॉक का मास हो गया m। यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हो गया और इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया गया भाई F। तो जब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा F तो इस ब्लॉक को मूव करना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होगा। अब अप्लाइड फोर्स हमारा टुवर्ड्स राइट है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। और फ्रिक्शन क्या होता है भाई? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो अगर हम बात करें ग्राउंड पे किधर लगेगा, तो ग्राउंड पे फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी इसमें क्या है? ज़ीरो। अब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है इसमें तो फिर वर्क के लिए हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ अगर हम लिखते वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो देखिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो हमने लिख दिया भाई स्टैटिक फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। और अगर कुछ लिखते तो cos 180 भी लिख लेते। वैसे 180 लिखने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी। तो नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, बट यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। और पता कैसे चला? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, इस ऑब्जर्वर को डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक में दिखा ही नहीं। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे वर्क की भी संभावनाएं ख़त्म हो जाया करती हैं, क्योंकि वर्क फिर यहाँ पे ज़ीरो होगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरी बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा? ध्यान से देखेंगे तो सारे डाउट आज ही आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट बात पे। तो यहाँ पे हमने एक ये बनाया ब्लॉक, और इस ब्लॉक को हमने कह दिया कि ये जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे। तो जब ये ब्लॉक हमारा ग्राउंड पे रखा हुआ है, या ये मान लीजिए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि ये ब्लॉक ग्राउंड पे स्लाइड नहीं कर सकता है। अब ये स्लाइड नहीं कर सकता है तो फिर ये यहाँ पे रुका रहेगा। अब ये यहाँ पे अगर रुका रहेगा और इसके ऊपर हमने ये दूसरा ब्लॉक रख दिया, जब ये दूसरा ब्लॉक हमने रख दिया और इसको फिर हमने कहा भाई इधर चलिए फोर्स लगाते हैं इस पे F, और इस ब्लॉक को भी हमने चलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी अगर कहें कि ये सरफेस जो हमें दिख रही है बहुत ज़्यादा रफ़ है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, इतनी रफ़ है कि इतने से अप्लाइड फोर्स से, जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है, इस फोर्स से इस
अपर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या होगा, 0 होगा, यानी इसमें वेलोसिटी जनरेट नहीं हुई। तो वेलोसिटी नहीं हुई तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट भी इसमें क्या होगा, 0। लेकिन अब अपर ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी तो होगी। अब अपर ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी होगी तो उसका अपोज करने के लिए फिर इधर होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, अप्लाइड फोर्स से पीछे हो गया। तो यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, इतनी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो यहाँ भी अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया। फिर अगर हम लिखें वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर भी देखिए फोर्स तो हो गया भाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर भी वर्क क्या है, 0। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क अभी तक तो हम लोगों को क्या मिला, 0 मिला। लेकिन ये बात हम वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट बोल देता हूँ कि सही नहीं है। नहीं, यहाँ तो सही लिखा हुआ है, यानी हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा, ये गलत बात है। अब देखते हैं हम लोग अगला केस, जिसमें हमें दिखेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया और कैसे किया वर्क, तो वो अब हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया भाई ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर एक हमने और ब्लॉक रख दिया। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। तो गैप जो दिख रहा है, इस गैप का मतलब है कि इसके बीच में हमें फोर्स लगाना होगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो दिख रही है ये तो हो गई भाई ग्राउंड। अब इस ग्राउंड जो दिख रही है हमें, तो ये ग्राउंड हो गई, और इस ग्राउंड को हमने कह दिया कि ये स्मूथ है। अब जब ग्राउंड स्मूथ होगी तो ग्राउंड और बिगर ब्लॉक, जो आपको बड़ा वाला ब्लॉक दिख रहा है, इस बड़े वाले ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ग्राउंड और ये जो बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है, तो इसका नाम लिख देते हैं ए, और ये हो गया बी। तो ये जो ब्लॉक ए दिख रहा है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से। लेकिन अगर इस ब्लॉक की अपर सरफेस रफ है, अब अपर सरफेस अगर इसकी रफ है और इसको हम इधर मूव करवाना चाहें, तो जब ये यहाँ पे मूव करना चाहेगा v वेलोसिटी से, तो फिर हमें पता है कि इस पे इस डायरेक्शन में तो लगेगा फ्रिक्शन। अब इस पे इस डायरेक्शन पे लगेगा फ्रिक्शन अगर हम v वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हैं तो। अब ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये क्या होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। तो देखिए, अगर ब्लॉक मूव कर गया, अगर ब्लॉक मूव कर गया तो फिर ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर ब्लॉक मूव नहीं करता है तो फिर ये क्या होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए हमने कह दिया अभी भी इसमें जो है वेलोसिटी क्या है, 0। बट हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है फोर्स F। इसका मतलब है यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इस अपर ब्लॉक पे फिर फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में होगा रिएक्शन, और फ्रिक्शन का इधर रिएक्शन होगा, तो अब लोअर ब्लॉक भी हमारा चलेगा और अपर ब्लॉक भी चलेगा। अपर ब्लॉक अगर मान लीजिए सपोज इसी ब्लॉक के ऊपर यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाता है, कितनी डिस्टेंस हो गई, s। s क्या हो गया, हम कहेंगे ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, ये होना चाहिए भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, साथ में डिस्प्लेसमेंट, और लिखते कॉस 180। तो यहाँ पे जो वर्क मिला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव में वर्क आ गया किस पे, अपर ब्लॉक पे। अब लोअर ब्लॉक पे भी जब फ्रिक्शन लग रहा होगा तो लोअर ब्लॉक भी हमारा मूव करेगा, यानी अगर हम लिखें वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, तो लोअर ब्लॉक पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में लोअर ब्लॉक को भी चलना होगा।
तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए x कह दिया मैंने, तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये वर्क फिलहाल कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क भी करता है, और वर्क कैसा होता है कहेंगे, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर हम हमारे सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं तो वहाँ पे वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन हो भी सकता है, और होगा तो कैसा होगा, किसी ब्लॉक पे पॉजिटिव हो सकता है तो किसी ब्लॉक पे नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब इससे रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझने वाले हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात देखते हैं फिर हम लोग। और नेक्स्ट के लिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, और बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, एक ये ब्लॉक हो गया हमारे पास, ब्लॉक को कह दिया हमने ए, और इस ब्लॉक पे मान लीजिए हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है एफ। ठीक है भाई। एक और ब्लॉक है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, ये ब्लॉक हो गया भाई बी, इसका मास स्मॉल एम हो गया और इसका मास हो गया कैपिटल एम। ये जो सरफेस में दिख रही यानी ग्राउंड, ये तो परफेक्ट स्मूथ है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी 1% भी चांस नहीं है कि ग्राउंड और ब्लॉक ए के बीच में कोई भी फ्रिक्शन होगा। अब आगे लौट करके हम लोग इस ब्लॉक की सरफेस के लिए, तो ये रफ है भाई, तो ये सरफेस अगर रफ है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ फ्रिक्शन होगा, कितना होगा फ्रिक्शन, तो चलिए यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमने बता दिया कि 0 नहीं है, कुछ है। समझ गए भाई, कुछ है यहाँ पे फ्रिक्शन। बट अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए, यानी अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे स्लाइड नहीं करना चाहिए। अब स्लाइड नहीं करेगा तो वो हो गया रिलेटिवली रेस्ट पे। अब रिलेटिवली रेस्ट पे हो गया, यानी रिलेटिव टू लोअर ब्लॉक रेस्ट पे हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों ही ब्लॉक बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। अब दोनों ब्लॉक बिल्कुल साथ साथ चलेंगे तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, उस एक्सेलरेशन के लिए हमने लिखा, तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी ये हो गया भाई सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब इतना एक्सेलरेशन है अगर सिस्टम में, तो फिर इस पे जो अपर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा, अपर ब्लॉक पे फोर्स, वो अपर ब्लॉक पे फोर्स कितना होगा, एम ए होगा। यानी यहीं पे अगर हम लिखें फोर्स ऑन अपर ब्लॉक, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश क्या हो गया भाई, एम ए होगा। तो ये रहा स्मॉल एम, और ए हो गया एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है भाई। अब इतना सा जब ये अप्लाइड फोर्स यानी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इतना जब फोर्स लगेगा तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा, जो इस पे आगे की तरफ लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड एफ डैश के बराबर होगा। समझ गए भाई। अब एफ डैश के बराबर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो लोअर ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, फिर पीछे की तरफ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश के बराबर होगी, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है बिटवीन अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल एम एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, बट डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होगी। यानी अपर ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और लोअर ब्लॉक पे पीछे की तरफ होगा। अब दोनों पे देखिए
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने कहा था दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, बट दोनों के डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब अगर हम यहाँ लिखते हैं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, तो बी ब्लॉक पे देखिए फ्रिक्शन किधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आगे की तरफ, क्योंकि दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी टाइम में जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना हो सकता है एफ अपॉन एम प्लस एम इंटू टी स्क्वायर, यानी ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ अगर हम वर्क लिख रहे होते तो भाई वर्क हो गया ब्लॉक बी पे, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया टी टाइम में जो हमने अभी ऐसे कैलकुलेट किया, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में तो कॉस 0 भी हो गया, यानी यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हुआ वो कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी ये तो हो गया पॉजिटिव। अब अगर यहीं पे हम देखना चाहें कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक क्या होगा, तो देखिए अपर ब्लॉक भी हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करके जाएगा, कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, एस मूव करेगा, ठीक है भाई, और अपर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ। तो वर्क कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। फिर भी चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो हमारा लोअर ब्लॉक था जिसको हमने ए कह रखा था, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, और कितना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो हमने लिखा था अभी स्मॉल एफ इंटू एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी भाई सेम होगा एस, अभी लिखा था एस इज इक्वल कितना, हाफ एफ अपॉन एम प्लस एम, ये था एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसके वर्क की बात करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, तो यहाँ पे जो ए पे वर्क हो गया वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया इंटू एस हो गया, साथ में हो गया कॉस 180। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और एस ये हो गया भाई वर्क, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट इसमें खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क यानी अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक के टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे हम लिखते हैं वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, इनको अगर ऐड करते तो एक पे हो गया था स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एस पॉजिटिव वर्क, दूसरे पे स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव में है, तो टोटल क्या मिल गया हमको, 0, यानी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0, बट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव आर नेगेटिव। समझ गए भाई। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए हमने एक ये ब्लॉक बनाया और इसके ऊपर एक ये दूसरा ब्लॉक रख दिया। अब हमने कह दिया कि भाई इसका मास से मान लीजिए ए का मास हो गया 10 kg और बी का मास हो गया 5 kg, तो ये 5 kg हो गया और इधर ग्राउंड है। ग्राउंड जो दिख रही है वो स्मूथ है और यहाँ पे मान लीजिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हो गया 0.8 और इस ब्लॉक पे हमने जो है ना फोर्स अप्लाई कर दिया 75 न्यूटन। अब जब 75 न्यूटन हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि जो अपर ब्लॉक हमें दिख रहा है जिसका मास हमने लिखा है 5 kg, उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा।
तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितना लगेगा, जितना इसका वेट होगा, और वेट इसका डाउनवर्ड कितना होगा भाई, mg होगा। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो जाएगा 5g यानी 50 न्यूटन। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऑन अपर ब्लॉक वो हो गया भाई 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि स्टैटिक फ्रिक्शन की यही वैल्यू होगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कहेंगे म्यू एन। म्यू हो गया भाई 0.8, एन अभी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है 50 न्यूटन, तो ये पता चला हमें लग गया 40 न्यूटन। यानी यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या इंक्रीज हो करके वो कितनी हो सकती है, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। लेकिन इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लग कितना रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले यहाँ कैलकुलेट किया भाई एक्सेलरेशन, जो होगा F अपॉन टोटल मास, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे होंगे। तो ये हो गया 75 अपॉन 15 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इतना सा एक्सेलरेशन है, इतने एक्सेलरेशन से ये चल रहा है, तो इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, फिर ma होगा, यानी 5 × 5 कितना हो गया 25 न्यूटन। यानी जो अपर ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन इस समय लग रहा है वो है 25 न्यूटन। मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो वो है 40 न्यूटन। यानी इस 40 न्यूटन की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लग कितना रहा है 25 न्यूटन। अब इतना सा ये स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे लग रहा होगा। अब सपोज यहीं पे हमें कह दिया जाता कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक आफ्टर 3 सेकेंड या इन 3 सेकेंड, तो फिर हमें यहाँ कैलकुलेट करना होता डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी टाइम गिवन होगा उसी टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं c = हाफ AT², और ये मिल गया हमको हाफ a हम लोगों ने 5 कैलकुलेट किया है, टाइम हो गया 3, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया भाई 9, तो हो गया भाई 45/2 मीटर। यानी इतना सा देखो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो इतना सा हमें दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का भी है, यानी अपर ब्लॉक का भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, लोअर ब्लॉक का भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक इज 0, यानी कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फिर हमने जब डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमको 45/2, स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया 25 न्यूटन, तो फिर हमने वर्क कैलकुलेट करना शुरू किया। अब देखिए वर्क क्या होगा, तो वर्क अगर हम अपर ब्लॉक के लिए लिखें कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक देखिए, अपर ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लोअर ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जब हम इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस ब्लॉक में टेंडेंसी होगी आगे की तरफ जाने की, जिसका अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर हमें याद आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन, तो हम कहेंगे अपर ब्लॉक पे फिर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ। तो ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M कितना था 10 kg और ये था 5 kg। तो इस 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन हमें पता चल गया 25 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया यहाँ 45/2 मीटर है। तो फिर वर्क भी अगर हम यहाँ लिखते तो ये वर्क हो जाता अपर ब्लॉक पे, यानी W इन 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक। तो ये फ्रिक्शन हो गया भाई, साथ में लिखते डिस्प्लेसमेंट cos 0,
यानी ये हो गया 25 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2 जूल प्लस में आता। अब यही अगर हम लिखे कि नहीं वर्क डन ऑन 10 kg ब्लॉक, तो 10 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट साथ में लिखते कॉस 180, यानी ये रहा 25 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 180 हो गया -1, तो ये आ गया भाई माइनस का 25 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2। अब टोटल वर्क की अगर बात किया जाए तो टोटल वर्क क्या हो गया, वर्क डन ऑन 5 kg ब्लॉक प्लस वर्क डन ऑन 10 kg ब्लॉक, और एक पे देखिए पॉजिटिव है और दूसरे पे क्या है नेगेटिव है, तो टोटल वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टोटल वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। कोई प्रॉब्लम? अब आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया होगा वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर अब नेक्स्ट टर्म में आपको बताते हैं वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन और कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग भी एंजॉय करें, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे ही कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन को समझने के लिए आप देखते रहिए तक्षशिला डिजिटल का ये अपना जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए और खुद एंजॉय कीजिए, सारे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि डाउट्स ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वो कम हार्मफुल है, लेकिन गलत आपने सीख लिया है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।